नमस्कार साथियों। हम लोग बातचीत कर रहे थे मध्यकालीन भारत नोट सीरीज पर। और मध्यकालीन भारत नोट सीरीज के अंतर्गत दोस्तों 9 अध्याय हम लोगों ने 9 अध्यायों पर हम लोगों ने बातचीत कर रखी है। और आज हम लोग इस अध्याय नंबर 10 पर बातचीत करेंगे। और इसमें दोस्तों हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी वंश जिसका कि टाइम पीरियड 1451 से 1526 ईस्वी तक था की बातचीत करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुभारंभ करते हैं आज के इस अध्याय नंबर 10 की। और इसमें दोस्तों हम लोग दिल्ली सल्तनत लोधी वंश एक विश्लेषण के रूप में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों मध्यकालीन भारत नोट सीरीज का दोस्तों ये हमारा 11वां टॉपिक है। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देखें ताकि इस मध्यकालीन भारत नोट सीरीज का समग्रता पूर्वक पूरा लाभ आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आरंभ करते हैं बिना किसी देरी के। सैयद वंश का अंत कर बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना की। तो सैयद वंश का अंत करके बहलोल लोधी ने क्या किया, 1451 ईस्वी में लोधी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश था उसकी स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा की गई और ये सैयद वंश का अंत करके की गई। यह वंश 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा। और जो लोधी वंश था दोस्तों ये 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन भी किया। तो लोधी वंश क्या था, दिल्ली सल्तनत में 1526 ईस्वी तक रहा और सफलतापूर्वक इसने शासन भी किया। यह राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम सत्तारूढ़ परिवार था। और यह राजवंश जो था दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सत्तारूढ़ परिवार था जो अफगान मूल से था। जो क्या था दोस्तों, अफगान मूल से था। तो यह राजवंश क्या था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सत्तारूढ़ परिवार था जो अफगान मूल था। अफगान मूल के क्या थे, लोधी क्या थे, अफगान मूल के थे। याद रखेंगे लोधी किस मूल के थे, तो दिल्ली सल्तनत के अंतिम सत्तारूढ़ परिवार था जो कि क्या था, अफगान मूल का था। और यदि तुर्क जाति क्या माने तो वो सैयद वंश लास्ट थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों लोधी वंश के शासकों को। तो लोधी वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक हुए। बहलोल लोधी 1451, बहलोल लोधी 1451 1489 ईस्वी, सिकंदर लोधी 1489 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। तो याद रखेंगे बहलोल लोधी संस्थापक, दूसरा जो शासक था वो सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। और इब्राहिम लोधी। तो एक एक करके दोस्तों तीनों शासकों को देखते हैं। तो बहलोल लोधी जिसका कि टाइम पीरियड 1451 से 1489 ईस्वी था। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी राजवंश की स्थापना की। तो बहलोल लोधी ने क्या किया दोस्तों, 1451 ईस्वी में लोधी राजवंश की स्थापना की और 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो 1451 ईस्वी में क्या की, स्थापना की लोधी राजवंश की और 1489 ईस्वी तक बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, शासन किया। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने बहलोल लोधी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर स्वेच्छा से त्याग दिया था। तो जो क्या था, सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, उसने बहलोल लोधी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे दिया था। बहलोल लोधी अफगान मूल का था और जो बहलोल लोधी था वो किस मूल का था, तो वो अफगान मूल का था। ठीक है दोस्तों। और वह एक पश्तून परिवार में पैदा हुआ था और उसका परिवार, उसकी जो जाति थी वो कौन थी, वो पश्तून थी। पश्तून परिवार में पैदा हुआ था। बहलोल लोधी सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सरहिंद का राज्यपाल था। तो बहलोल लोधी क्या था, जब मोहम्मद शाह जो सैयद वंशीय शासक का टाइम पीरियड था, शासनकाल था, उस टाइम पर वो सरहिंद का राज्यपाल था जो वर्तमान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। तो जो सरहिंद है ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, तो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। और ये क्या था, जो बहलोल लोधी था ये सैयद वंश के मोहम्मद शाह के टाइम पर क्या था, सरहिंद का राज्यपाल था जो कि वर्तमान में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद
बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली। तो जो बहलोल लोदी था इसने कौन सी उपाधि ली? तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली। उसने सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी की। तो सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से इसने शादी किया और मृत्यु इसकी हुई बहलोल लोदी ने 1489 ईस्वी में। बहलोल लोदी की 1489 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। और जैसे ही इसकी मृत्यु हो गई तो बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था सिकंदर लोदी, ये दिल्ली के सल्तनत पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर विराजमान होता है। और इसका जो टाइम पीरियड था तो ये 1489 से 1517 ईस्वी था। तो 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है और लोदी राजवंश का दूसरा शासक बनता है। तो उत्तराधिकारी और दूसरा शासक कौन था? तो ये सिकंदर लोदी था। उसके बचपन का नाम निजाम खान था और सिकंदर लोदी के जो बचपन का नाम था वो निजाम खान था। और लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रखा। तो जैसे उसने सत्ता संभाली तो उसने अपना नाम क्या कर दिया? सुल्तान सिकंदर शाह रख दिया, जो बाद में सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो किस नाम से प्रसिद्ध होता है बाद में? जो बाद में सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध होता है। उन्होंने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक इसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था। और सिकंदर लोदी क्या था? बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था। और बारबक शाह बहलोल लोदी का सबसे बड़ा पुत्र था। तो सिकंदर लोदी क्या था? बहलोल लोदी का दूसरा बेटा था, जबकि बारबक शाह क्या था? बहलोल लोदी का बड़ा बेटा था, बड़ा पुत्र था, जो जौनपुर का वायसराय था। तो उस टाइम पर वो कहाँ का वायसराय था? तो जौनपुर का वायसराय था बारबक शाह। 1494 ईस्वी तक इसने संपूर्ण बिहार को जीत लिया। 1494 ईस्वी तक इसने क्या किया? पूरे बिहार राज्य को जीत लिया। इसने पूर्वी राजस्थान के राजपूत राज्यों पर भी आक्रमण किया। और 1494 ईस्वी में इसने क्या किया था? जो बारबक लोदी था इसने क्या किया था? संपूर्ण बिहार को जीत लिया। इसने पूर्वी राजस्थान के राजपूत राज्यों पर भी आक्रमण किया तथा धौलपुर, नरवर, मंदरेल, चंदेरी, नागौर, उत्तरीरी को जीत लिया। इन राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1404 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो ये क्या था? सिकंदर लोदी था, इसने 1494 ईस्वी तक पूरे बिहार को जीत लिया। इसने पूर्वी राजस्थान के राजपूत राज्यों पर भी आक्रमण किया तथा धौलपुर, नरवर, तो इन राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने क्या किया था? आगरा शहर को बसाया तथा यहाँ पर बादलगढ़ का किला भी बनवाया। तो आगरा शहर को बसाया और साथ ही साथ बादलगढ़ का किला बनवाया। तो याद रखेंगे, बादलगढ़ का किला और आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने क्या किया था? बसाया था। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बनाया और आगरा में ही बादलगढ़ का किला है जिसको सिकंदर लोदी ने क्या किया था? बनवाया था। 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया और कर वसूला, लेकिन सल्तनत में नहीं मिलाया। तो ग्वालियर पर भी इसने आक्रमण किया था, लेकिन वहाँ से केवल कर वसूला। वहाँ पर दिल्ली सल्तनत ग्वालियर को क्या किया? दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। इसने कृषि व वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए कदम उठाए। इसने क्या किया? कृषि एवं वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए कदम उठाया। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनाज से जकात नामक कर हटाया। और इसने क्या किया? कृषि व वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए क्या किया? कदम उठाया। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनाज से जकात नामक कर हटा दिया। तो जकात नामक अनाज से कर इसने हटाया सिकंदर लोदी ने, तथा राज्य में कठोर कानून व्यवस्था के माध्यम से व्यापारियों को संरक्षण दिया। राज्य में क्या किया? कठोर कानून व्यवस्था के माध्यम से इसने क्या किया? व्यापारियों को संरक्षण दिया। इसने भूमि की पैमाइश करवाई और इसके लिए गज ए सिकंदरी 30 इंच का पैमाना बनवाया। तो इसने क्या किया? भूमि की पैमाइश करवाई और इसके लिए क्या किया? गज ए सिकंदरी 30 इंच का पैमाना बनाया। सिकंदर लोदी ने शिक्षा के विकास के लिए भी कदम उठाए। उसने मदरसों को राजकीय संरक्षण में लिया। मदरसों को क्या किया? इसने राजकीय संरक्षण में लिया तथा धार्मिक शिक्षा दी।
मदरसों को राजकीय संरक्षण में लिया और धार्मिक शिक्षा भी दी। सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से कट्टर था। जो सिकंदर लोदी था ये क्या था, धार्मिक रूप से कट्टर था। उसने अपने अभियान के दौरान चंदेरी, मंदरेल, धौलपुर के मंदिरों को मंदरेल और धौलपुर के मंदिरों को नष्ट किया तथा एक हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को सत्य बताकर प्रचार कर रहा था। और यह क्या कर रहा था, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को सत्य बता करके प्रचार कर रहा था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम मनाने पर पाबंदी लगाई। तो मुहर्रम मनाने पर पाबंदी लगाने वाला जो शासक था वो सिकंदर लोदी था। मुस्लिम महिलाओं के मजार दर्शन पर भी पाबंदी लगाई। इसने क्या किया, मुस्लिम महिलाओं के जो मजार दर्शन थे उस पर क्या, मजार जाने पर भी क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी। सिकंदर फारसी का ज्ञाता था। गुलरुखी उपनाम से इसने फारसी में कविताएं लिखी थी। इसी के आदेश पर आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथ का फारसी में फरहंग ए सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया है। इसी के काल में फारसी भाषा में संगीत पर लज्जत ए सिकंदरी नाम से ग्रंथ लिखा गया है। तो फारसी भाषा में संगीत लज्जत ए सिकंदरी नामक ग्रंथ इसी के टाइम पीरियड पर लिखा गया है। कबीर इसके समकालीन थे। तो कबीर के समकालीन कौन था, तो याद रखेंगे सिकंदर लोदी कबीर के समकालीन का शासक था। सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्य यदि देखें दोस्तों तो इसने कुछ प्रमुख कार्य भी किए, जिसमें से बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध और बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा, भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। 1503 ईस्वी में आगरा शहर बसाया। 1506 ईस्वी में दिल्ली से आगरा को राजधानी बनाया। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिया था। तो नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ने वाला सिकंदर लोदी शासक था। और उस जो मंदिर की मूर्ति थी उसको तोड़ करके उसने क्या किया, उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं पर जजिया कर इसने लगा दिया। मुसलमानों के ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मानसिंह ने हर बार उसे हरा दिया। तो ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, तो याद रखेंगे सिकंदर लोदी जो था वो उसने ग्वालियर पर क्या किया था, 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन राजा मानसिंह ने हर बार उसको क्या किया था, हरा दिया था। मृत्यु कब हुई, तो सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले के बीमारी की वजह से हुई। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी राजा बना। तो सिकंदर लोदी की जो मृत्यु 1517 में हुई, क्यों हुई, क्योंकि उसके गले में कोई बीमारी थी, इस कारण से हो गई। और उसका बेटा क्या होता है, 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी जिसका नाम था राजा बनता है। अब इब्राहिम लोदी को देख लेते हैं दोस्तों। 1517 से 1526 इसका टाइम पीरियड था। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था। इब्राहिम लोदी क्या था, सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो 1517 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है इब्राहिम लोदी और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। और वह लोदी राजवंश का अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो लोदी वंश का अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के समय बिहार का अफगान अमीर दरिया खान लोहानी स्वतंत्र हो जाता है और उसने दरिया खान लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से बिहार का स्वतंत्र शासक बनता है। और दरिया खां जो लोहानी था ये मोहम्मद शाह के नाम से बिहार का स्वतंत्र शासक बनता है। इसी प्रकार जौनपुर पर जलाल खान अफगान व पंजाब में दौलत खां लोदी की स्थिति स्वतंत्र जैसी थी। तो इसी प्रकार से जो जौनपुर था वहाँ पर जलाल खान अफगान और पंजाब में दौलत खां लोदी की जो स्थिति थी वह स्वतंत्र जैसी थी। इब्राहिम खान के चचेरे भाई आलम खान ने भी सुल्तान के विरुद्ध युद्ध किया तथा गुजरात में शरण ली। तो जो क्या था, इब्राहिम खान का चचेरा भाई आलम खां था, उसने भी क्या किया, सुल्तान के विरुद्ध युद्ध किया और गुजरात में शरण ली। 1517-18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी खतौनी बूंदी के युद्ध में राणा सांगा से पराजित हो गया। तो खतौली के युद्ध में 1517-18 में इब्राहिम लोदी खतौली बूंदी के युद्ध में राणा सांगा से पराजित हुआ। और तुजुके बाबर की आत्मकथा के अनुसार दौलत खां लोदी आलम खां तथा सांगा के दूत बाबर के दरबार पर बाबर ने आगरा पर आक्रमण करने हेतु मिले थे।
तो जब बाबर ने क्या किया था, आगरा पर आक्रमण करने हेतु मिले थे। तो याद रखेंगे जो इब्राहिम लोदी था 1517-18 ईस्वी में खतौनी बूंदी के युद्ध में राणा सांगा से पराजित हुआ था। अतुजुके बाबर की आत्मकथा के अनुसार यदि माने तो जो दौलत खान लोदी, आलम खां तथा राणा सांगा के पुत्र ये बाबर से आगरा पर आक्रमण करने हेतु मिले थे। तो आगरा पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने बाबर से भेंट की थी। शासनकाल में इसने क्या कार्य किया, तो जो इब्राहिम लोदी क्या था, साहसी राजा था। उसके शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए। जौनपुर अवध में विद्रोह का नेतृत्व दरिया खान ने किया। दौलत खान ने पंजाब में विद्रोह किया। खतौली की लड़ाई 1518 में राणा सांगा के हाथों पराजित हुआ। उसके जमींदार व चाचा आलम खान काबुल भाग गया। तो उसका जो जमींदार था और चाचा था आलम खान, वो कहाँ भाग गया, काबुल भाग गया और बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें लोदी की हार हुई और इसमें क्या हुआ, लोदी हार गया। मृत्यु कब हुई इसकी, तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पराजित कर इसको मार डाला और आगरा एवं दिल्ली की गद्दी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी और इसने क्या किया, 500 साल तक भारत पर राज किया। 500 सालों तक भारत पर राज किया। इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। अब आगे है दोस्तों अध्याय नंबर 11 और इसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली को। और दोस्तों सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के दृष्टिकोण से प्रशासनिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली और सामाजिक प्रणालियाँ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस अध्याय को दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए दोस्तों यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।